टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। साइट सुपरविजन सीरीज का आप 9th एपिसोड देख रहे हो। इससे पहले हमारे कुल 8 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं उस सीरीज के। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन एपिसोड्स को एक बार जरूर देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों से निवेदन है कि एक बार उन एपिसोड्स को जरूर देखिएगा। उसके अंदर में काफी चीजें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, उनके बारे में बात किया है हमने। तो आप उन एपिसोड्स को एक बार जरूर देखिए, आपके लिए वो बहुत यूजफुल साबित हो सकते हैं। उन सभी एपिसोड्स की प्लेलिस्ट बनाकर उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। आप वहां से इजीली उसको ओपन करके सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हो। अब आइए बात करते हैं आज के इस एपिसोड के बारे में। तो आज हम जो है 9th एपिसोड की बात कर रहे हैं और 9th एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं स्लैब की जो ड्राइंग्स होती है हमारे पास, जो इंजीनियर्स के पास से आती हैं, और एज अ साइट सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर हमें उस ड्राइंग को कैसे रीड करना है, हम ये आज समझेंगे और सीखेंगे कि हमें इस ड्राइंग को कैसे रीड करना है, इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स दे रखी होती है और इन डिटेल्स का मतलब क्या निकलता है और उसको हमें कैसे समझना है। ये सारी चीजें आज हम इस एपिसोड के अंदर देखेंगे। इससे पहले हमारा जो प्रीवियस एपिसोड था 8th एपिसोड, उसके अंदर हमने बीम की जो डिटेल्स होती है, बीम की जो ड्राइंग्स होती है, उसको रीड करना समझा था और सीखा था कि उसको कैसे रीड किया जाता है। आज हम स्लैब की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स की आपको अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हां, अगर आपको ये वीडियो आगे चल के पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम अब बात करते हैं स्लैब ड्राइंग या स्लैब डिटेल्स के बारे में। हमारे पास स्ट्रक्चरल डिजाइनर या आर्किटेक्चर या डिटेलर के पास से कुछ ड्राइंग्स आती हैं साइट के ऊपर। अब मान लीजिए कि मैं एक साइट सुपरवाइजर हूं और मेरे पास ये ड्राइंग आई है। अब इस ड्राइंग को मैं कैसे देखूंगा, इसमें क्या क्या समझूंगा, ये अब जरा इस पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, स्लैब की ड्राइंग जब भी हमारे पास आती है तो जैसे हमने बीम के अंदर बात किया था कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर बीम होते हैं, उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर स्लैब भी होते हैं, है ना। एक तो ग्राउंड फ्लोर का जो रूफ होता है, ग्राउंड फ्लोर का रूफ स्लैब होता है, उसका हमें ड्राइंग होनी चाहिए हमारे पास। उसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसका रूफ स्लैब का प्लान या उसकी ड्राइंग हमारे पास होनी चाहिए। उसके ऊपर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स हैं, अगर वो आइडेंटिकल नहीं है, वो डिफरेंट है, उनके अंदर कुछ बीम का डिफरेंस है या उनके प्लान में डिफरेंस है या उनके रेनफोर्समेंट में डिफरेंस है, तो अगर उनमें डिफरेंस है तो हर लेवल पर हर फ्लोर की हमें अलग स्लैब की ड्राइंग चाहिए होगी। अगर वो नहीं देता है आपके पास कोई डिजाइनर, तो आपको मांगनी चाहिए कि भाई हमें इसकी ड्राइंग चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें अलग अलग लेवल पर हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है और हमारे पास उन ड्राइंग्स का होना जरूरी है, पहली बात। अब देखिए, आपके सामने एक ड्राइंग मौजूद है, आप इसको देख सकते हो। हालांकि ये हमारा G+3 का अभी हम पूरा एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जिसकी हमने शुरुआत से लेकर कॉलम सेंट्रल लाइन से अब तक जो हमने ड्राइंग देखी है इसी प्रोजेक्ट की देखी है, ठीक है। आने वाले सेशंस के अंदर हम बाकी और भी कुछ प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स देखेंगे ताकि आपको और भी चीजें क्लियर होती जाए, लेकिन फिलहाल हम इस पे बात करते हैं। तो आपके सामने आप देख सकते हो यहां पर एक ड्राइंग मौजूद है जो कि हमारी स्लैब डिटेल की ड्राइंग है। और ये कौन से स्लैब की ड्राइंग है, तो आप यहां पर देख सकते हो, ये ग्राउंड फ्लोर स्लैब रूफ प्लान है। आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर का रूफ स्लैब प्लान आप यहां पर पढ़ पा रहे होगे, ठीक है। अब मतलब क्या कि आपका ग्राउंड फ्लोर जो है उसका जो रूफ होगा उसका स्लैब है ये, ठीक है। अब इसमें इस ड्राइंग के अंदर, इस तरह की ड्राइंग के अंदर अमूमन आपको कौन कौन सी चीजें दे रखी होती है, जरा ये समझ लीजिए, है ना। आपको एक तो प्लान दे रखा होगा इस ड्राइंग के अंदर, जैसे कि इसमें आपको दिया है ना। और क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये जो प्लान, ये इस ड्राइंग के अंदर कौन कौन सी चीजें दी जानी चाहिए या दी जाती है, ये डिपेंड करती है उस डिटेलर के ऊपर या उस डिजाइनर के ऊपर कि भाई वो कौन सी चीजें उसमें दे रहा है। ये वेरी हो सकता है। इन ड्राइंग्स का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं, प्रोसेस नहीं होता है कि आपको एक ड्राइंग के अंदर इतनी चीजें देनी ही है, मैक्सिमम या मिनिमम, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सामने वाले पे निर्भर होता है, जो ये ड्राइंग बना रहा है उस पर निर्भर होता है कि वो कितनी अच्छी तरह से उसको बना रहा है, कौन से डिटेल इसमें मेंशन कर रहा है, कौन से नहीं कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वेरी हो सकती है चीजें, इसलिए एक अमूमन ड्राइंग के अंदर क्या होना चाहिए, क्या होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो आपके सामने, आपको किसी भी अगर आप ड्राइंग देखोगे स्लैब की, तो उसके अंदर आपको एक स्लैब का जो प्लान है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ आपको उसका शेड्यूल मिलेगा। शेड्यूल मतलब स्लैब की जो रेनफोर्समेंट डिटेल होती है कि भाई कौन सा टाइप का स्लैब है, कितने इंच का है, थिकनेस क्या है, उसका रेनफोर्समेंट शॉर्टर डायरेक्शन में क्या है, लॉन्गर डायरेक्शन में क्या है ना। उसके आगे अगर कुछ वो संक स्लैब है, कोई संक स्लैब का मतलब क्या होता है बेसिकली कि भाई आपका जो नॉर्मल स्लैब लेवल है, मान लीजिए आपका नॉर्मल स्लैब लेवल है, तो नॉर्मल स्लैब लेवल से कुछ इंच नीचे उसको डाउन उतारा जाता है ना। उसको नॉर्मल स्लैब लेवल से डाउन कर दिया जाता है, 4 से 6 इंच वो वेरी करता है। तो ये जो वेरी होता है, अब ये डाउन क्यों करते हैं अपन,
जो संक स्लैब है वो प्रोवाइड क्यों किया जाता है, तो उसके अपने अपने रीजंस है। अगर मैं मेजर रीजन कहूं उसका, तो वही होता है कि भाई जो हमारे कंसील्ड हमारी जो प्लम्बिंग होती है, प्लम्बिंग के पाइप होते हैं, उनको हम हाइड कर दे हमारे स्लैब के अंदर, वो बाहर ना दिखे, और हमारा आफ्टर हाइडिंग दैट प्लम्बिंग पाइप्स उनको हम बाद में लेवल कर ले तो वो हमें प्रॉपर्ली एक लेवल दे दे। तो उसलिए हम जो है हमारे जो स्लैब है, आपने देखा होगा संक स्लैब ज्यादातर जो वॉश एरियाज होते हैं, है ना, बाथरूम्स होते हैं, उनके अंदर इसको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्लम्बिंग पाइप वगैरह आते हैं, ठीक है, वहीं से पास होते हैं। तो इसलिए हम संक स्लैब को प्रोवाइड करते हैं। अभी कोई 4 इंच देता है, कोई 6 इंच देता है, तो ये डिपेंड करता है वो डिजाइनर के ऊपर कि भाई वो कितना डायमीटर का वहां पर वो पाइप इस्तेमाल कर रहा है और वो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये 6 इंच या 4 इंच जो भी होगा उसकी डिटेल्स यहां पर दी जाती है। अगर प्रोवाइड किया है संक स्लैब वहां पर तो उसकी डिटेल्स दी जाती है, और नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने देखा किसी ड्राइंग के अंदर, प्लान के अंदर देख के आपको बताया गया कि प्लान के अंदर संक स्लैब है, लेकिन ड्राइंग के अंदर उसकी कोई जिक्र नहीं कर रखी है सेक्शन के अंदर या उसके शेड्यूल के अंदर, तो आपको डिजाइनर से बात करनी चाहिए कि भाई ये ड्राइंग के अंदर आप मुझे संक स्लैब की भी डिटेल्स दीजिए। अगर आप इससे फेमिलियर नहीं हो संक स्लैब की डिटेल से, उसको डाउन कैसे किया जाए, कितना इंच करना है, उसमें रेनफोर्समेंट क्या देना है, तो फिर आपको जरूर बात करनी चाहिए आपके उस डिजाइनर से या जितने भी आपको ड्राइंग दिए उससे कि भाई इसके अंदर संक स्लैब की डिटेल भी हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो वो आपको देगा, उसको देना पड़ेगा, जो जो जरूरत होती है वो देता ही है, ठीक है, ताकि गलती ना हो। तो उस तरह की डिटेल्स आपको यहां पर मेंशन की जा सकती हैं। तो ये स्लैब डिटेल्स होती हैं, शेड्यूल होता है बेसिकली उसका एक। और उसके बाद आपको यहां पर जो है एक सेक्शन भी बता दिया जाता है। अब ये सेक्शन एक हो सकता है या अनेक हो सकते हैं, है ना, ये एक भी हो सकता है कि कई डिजाइनर होते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एक कॉमन सा स्लैब निकाल के उसका सेक्शन काट के आपको बता देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि अलग अलग जो उसके पार्ट्स होते हैं, पोर्शंस होते हैं, उनके अंदर अलग अलग सेक्शन काट के आपको बताते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बता रहा है। एक कॉमन सा सेक्शन आपको बता दे तो भी चलेगा। अब जैसे कि आप ये यहां आपके सामने देख रहे हो, यहां पर आपको एक सेक्शन बताया गया, इस सेक्शन के अंदर आपको बताया जाता है कि आपको रेनफोर्समेंट को कैसे अरेंज करना है ना, उसका डिस्टेंस क्या होगा वगैरह वगैरह। तो ये एक इतनी कॉमन सी चीजें आपको हर स्लैब ड्राइंग की जो डिटेल्स और ड्राइंग होती है उनके अंदर आपको ये दिया जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी तो आपके सामने क्या था, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का रूफ स्लैब प्लान था। इसी तरह से देखो, आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर का रूफ स्लैब प्लान आपको दिया होगा, उसी तरह से बाद में जो हमारा सेकंड और थर्ड रूफ फ्लोर प्लान है। अब आप कहोगे सर ये दोनों एक साथ क्यों, वो दोनों इसलिए साथ में है क्योंकि सेकंड और थर्ड फ्लोर बिल्कुल टिपिकल है, यानी सिमिलर है, आइडेंटिकल है एक दूसरे के। तो इसलिए उनको अलग अलग ड्राइंग की देने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों ही एक तरह के स्लैब है दोनों के अंदर, तो वो एक ही तरह के एक ही ड्राइंग के अंदर उनका काम हो जाता है। और उसके बाद ये हमारा जो आखिर में टेरेस स्लैब प्लान या इसको मम्टी स्लैब प्लान हम कह सकते हैं। ये मम्टी स्लैब यानी जो हमारा लिफ्ट का हेडरूम होता है उसके ऊपर जो स्लैब होता है ना, रूफ होता है, उसको मम्टी स्लैब कहते हैं। तो उसका भी प्लान आपको यहां पर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ अलग अलग स्लैब आपको दिए जाते हैं, उनकी ड्राइंग्स दी जाती है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि इन ड्राइंग्स के अंदर होता क्या है बेसिकली, है ना। तो देखो यहां पर ये ग्राउंड फ्लोर रूफ स्लैब प्लान पे दोबारा हम आ गए। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ना, इसको जूम इन कर लेते हैं और ये इस प्लान को थोड़ा समझते हैं कि प्लान के अंदर हमें क्या क्या दे रखा होता है। पहले जब आप इस प्लान को देखोगे तो आपको कुछ चीजें समझनी होगी कि हमारे स्लैब कौन कौन से हैं, इस प्लान के अंदर आपको क्या क्या दिया है, पहले ये समझ लो। देखो इस प्लान के अंदर यहां सबसे पहले जो आपको ये रेड बॉक्सेस दिख रहे हैं इसको हम कॉलम कहते हैं। ये आपको पता लगाते हैं कि भाई आपके कॉलम कहां कहां पर है इस प्लान के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो रेड लाइन से दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, रेड लाइंस आपको, जिसमें RB4 वगैरह दे रखा है, RB3 दे रखा है, तो ये आपके बीम है, इसको हम रूफ बीम कहेंगे यहां पर, है ना, रूफ बीम 1, रूफ बीम 3। और ये रूफ बीम की जो या बीम की जो ड्राइंग्स होती है उसके जो नोटेशंस होते हैं वो हमने प्रीवियस एपिसोड के अंदर अच्छी तरह से समझ लिया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर आपको इसके अंदर बीम की भी ग्रिड दे रखी है, और ये आप जो हैच यहां पर देख रहे हो ना, ये हैच किए हुए बीम है, इसको हम हिडन बीम कहेंगे। इसकी बात भी हमने की थी प्रीवियस एपिसोड के अंदर। तो हिडन बीम आपको दे रखे, मतलब उसको बता रखा है कि भाई कहां कहां पर हिडन बीम है, कहां कहां पर आपके मेन बीम है, कहां पर आपके सेकेंडरी बीम है। तो ये बीम की डिटेल आपको दे रखी है। और उसके बाद इसमें क्या दे रखा है आपको कि स्लैब आपका कौन सा टाइप का है। देखो ये आप देख सकते हो एक मार्क यहां पर S2 कर रखा है ना। उसी तरह से आप यहां पर देख सकते हो ये आपको S1 मार्क कर रखा है। अब S1 और S2 का क्या अर्थ यहां पर है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो S1 का मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि भाई ये वन वे स्लैब है। ये जो आप यहां पर इस तरह की साइन देखते हो किसी भी स्लैब के अंदर, उसको हम S1 यानी S1 ये ठीक है, मतलब उसको हम वन वे स्लैब से जानते हैं, उसको हम वन वे स्लैब कहने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब हम ये वाली जब साइन देखते हैं किसी स्लैब के अंदर बीच में,
तो उसका मतलब होता है कि वो टू वे स्लैब की बात कर रहा है, वो टू वे स्लैब है, ठीक है। अब वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो मुझे लगता है, आपसे उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। अगर आप हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं टेक्निकल सिविल को, तो आपको इतना तो बहुत आसानी से और बहुत इजीली पता होना चाहिए कि वन वे क्या होता है और टू वे क्या होता है, यानी वन वे स्लैब को कैसे समझा जाता है और टू वे स्लैब को कैसे समझा जाता है, ठीक है। इसको आसान करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि जो लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो होता है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जितने लोग आप में से जानते हैं और वो बताना चाहते हो, तो कमेंट का बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपना जवाब वहां पे दीजिए कि एल बाय एल मतलब लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान का रेशियो वन वे स्लैब के लिए क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, और टू वे स्लैब के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये जरा आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, ये जवाब मैं आप ही से जानना चाहूंगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हमने देखा कि इसके अंदर हमें ड्राइंग के अंदर क्या क्या दिखा रखा होता है कि भाई वन वे स्लैब क्या है, टू वे स्लैब कौन सा है, ये हमें टाइप यहां पर बता दी गई है। इसके अलावा यहां पर कुछ ऐसे डिस्टेंसेस हैं जो हमें बता दिए गए हैं, जिससे हमारा कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो जाए, है ना। छोटे मोटे डिस्टेंसेस यहां पर है, ये तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा ये जो स्लैब के स्पान है वो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई बीम टू बीम का डिस्टेंस क्या है, उसके बीच का स्पान कितना आ रहा है, और वहां पर आपको स्लैब कितना कास्ट करना है, तो ये आपको खुद वहां पता करना पड़ेगा, है ना। ये चीज तो इतनी चीजें आपको जो है यहां पर बता दी गई है कि भाई कैसे आपको यहां पर मैनेज करना है, कैसे आपको इन चीजों को समझना है। देखो ये कैंटिलीवर बीम था, इसके ऊपर यहां पर S1 स्लैब आ रहा है ना। तो कैंटिलीवर बीम आपका 4 फीट का है, तो इसका जो ये बाहर का कैंटिलीवर पोर्शन होगा स्लैब का, वो भी 4 फीट का होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कुछ डायमेंशन को, कुछ डिस्टेंसेस को, और खुद आप निकाल भी सकते हो उसके अंदर कि भाई कैसे इसका स्पान निकाला जाएगा। ओके, बस यही था हमारे स्लैब के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा इस पूरी ड्राइंग के अंदर कोई ऐसी नई चीज या ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं दे रखी है जो आपको समझने में मुश्किल होगी, है ना। उम्मीद है आपको प्लान तो समझ में आ गया होगा कि प्लान के अंदर क्या क्या दे रखा होता है। ओके, इसके अलावा प्लान के अंदर कुछ नई चीज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं भाई कि जो हमारा स्लैब डिटेल्स है वो यहां पर क्या कैसी दे रखी होती है ना, स्लैब डिटेल्स क्या दे रखी होती है। तो देखो स्लैब डिटेल के अंदर बेसिकली कुछ नहीं होता है, यहां पर जो टाइप ऑफ स्लैब होता है वो S1 है या S2 है वो आपको बता रखा होता है, और S1 स्लैब है तो उसका थिकनेस कितना है वो आपको बता रखा होता है, S2 स्लैब है तो उसकी थिकनेस कितनी है वो आपको बता रखा होता है। अगर S1 स्लैब की बात करें तो उसका शॉर्टर स्पान में रेनफोर्समेंट कितना होगा और लॉन्गर स्पान में रेनफोर्समेंट कितना होगा वो आपको बताया गया है, और वो वन वे है या टू वे है वो आपको सामने दर्शाया जाता है। तो देखो बेसिकली ये आपको इसके अंदर बताया जाता है कि भाई आपके अगर 5 इंच का स्लैब है आपका, तो उसका जो शॉर्टर स्पान है उसमें आपको 10 mm डायमीटर का बार इस्तेमाल करना है 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के ऊपर। लॉन्गर स्पान अगर आप उसका जो लॉन्गर स्पान है उसके अंदर आपको जो है 8 mm डायमीटर का सरिया इस्तेमाल करना है 7 इंच सेंटर टू सेंटर, इसको हम मेन रेनफोर्समेंट कहेंगे इन केस ऑफ वन वे स्लैब, और जो ये लॉन्गर स्पान पे होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कहेंगे इन केस ऑफ वन वे स्लैब। लेकिन टू वे स्लैब के अंदर क्या होता है कि दोनों ही मेन रेनफोर्समेंट होते हैं, तो यहां पर ये 10 mm का मेन रेनफोर्समेंट ये है और 10 mm का मेन रेनफोर्समेंट ये। तो अब ये चीजें आपको समझ में आ गई कि भाई इसमें रेनफोर्समेंट का डिटेल कैसे दे रखा है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है। इससे पहले जो हमने बीम समझ लिया था ना, तो बीम समझने के बाद मुझे लगता है कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाता होगा। लेकिन अभी जो रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग है थोड़ी सी, इसको समझते हैं, है ना। और उसके नीचे आपको यहां पर सेक्शन भी दे रखा है कि भाई ये सेक्शन क्या है। इस सेक्शन को थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इसके अंदर दिया क्या है आखिर, है ना। ये सेक्शन में आप लोगों के लिए थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूं, हाँ जी, तो ये रोटेट हो चुका है। अब देखो सेक्शन को यहां पर आपको बता रखा है, हम वन वे स्लैब का रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना उसकी बात भी करेंगे कुछ स्टैंडर्ड के रेफरेंस से, और टू वे स्लैब का रेनफोर्समेंट कैसे करना उसकी बात भी करेंगे। लेकिन यहां पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं कि सेक्शन में आपको कुछ चीजें दे रखी हैं। आप हो सकता है इसको देखकर थोड़े कंफ्यूज हो, खास करके जो साइट सुपरवाइजर्स होते हैं उन लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो आप रेनफोर्समेंट का सेक्शन देते हो, यहां पर ये स्लैब का सेक्शन देते हो, उसके अंदर ये डेटा कहां से लाते हो। ये देखो आप देख रहे हो कि ये हमारा मिडल पोर्शन है, ये हमारा एंड स्पान है ना, ये एंड सपोर्ट्स हैं आपके स्लैब के, ये आपका स्लैब है पूरा। और ये देखो स्लैब यहां से लेकर ये सेंटर से ना, ये कॉलम मान लीजिए आपका, तो इस कॉलम के सेंटर से ये जो मिडल कॉलम है इस कॉलम के सेंटर तक का आपका जो स्पान है वो L1 है, इफेक्टिव स्पान इसको हम कहते हैं, या सेंटर टू सेंटर स्पान कह लीजिए, ठीक है। तो ये L1 स्पान है आपका। तो आपको बताया गया है कि भाई आपका स्लैब जो होता है उसके अंदर बेंटअप बार आपको इस्तेमाल करने होते हैं ना, स्लैब के अंदर बेंटअप बार इस्तेमाल होते हैं, उसको हम क्रैंक बार भी कहते हैं। अब बेंटअप बार का क्या मतलब होता है कि भाई देखो आपने क्या किया है कि रेनफोर्समेंट यहां से आपने रेनफोर्समेंट, ये जो रेनफोर्समेंट आपका आ रहा था, ये मेन रेनफोर्समेंट आपका बॉटम का, आपने उसको यहां से ऊपर बेंट अप कर दिया है।
आपने क्या किया, इसको ऊपर बेंट अप कर दिया, इसको क्रैंक कर दिया गया और उसके बाद फिर आपने इसको आगे कंटिन्यू किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पर जो मोमेंट होती है वो पाई जाती है ना, नेगेटिव मोमेंट इसको हम कहते हैं। तो ये मोमेंट यहां पे पाई जाती है और यहां देखो, यहां पर एक तो मोमेंट इस तरह से होती है। मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल देने की कोशिश करता हूं कि ये मोमेंट होती कैसे है। आप इसको मान सकते हो इस तरह की इसकी कुछ मोमेंट का डायग्राम बनता है, ये इस तरह का कुछ मोमेंट का डायग्राम इसका बनेगा, है ना। तो इस मोमेंट के डायग्राम को फॉलो करते हुए ये रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाता है। अब ये बहुत बेसिक डिटेल्स है, देखो ये आप खास करके मैं ऐसे लोगों को फोकस कर रहा हूं जो साइट सुपरवाइजिंग करते हैं और उनको टेक्निकली वो इतने स्ट्रांग नहीं है ना, तो उन लोगों के लिए तो कुछ इस तरह का आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है इसका। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है तो देखो यहां पर जहां जहां मोमेंट है वहां पर हमें टेंशन रेनफोर्समेंट देने पड़ते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि भाई ये जो आपका अपर एरिया है, यहां पर मोमेंट आ रही है नेगेटिव, तो यहां पर हमने इसको बेंट अप करके ऊपर रेनफोर्समेंट दे दिया, है ना। हमने देखा कि यहां मिडल स्पान पे अपर में कोई मोमेंट नहीं है, तो हमने यहां पर अपर में मोमेंट बेंट अप, मतलब हमने बार दिए ही नहीं टेंशन में, हमने क्या किया, बॉटम में बार दी, क्योंकि जरूरत यहां पर थी, है ना। जहां पर जरूरत थी वहां पर हमें बार दी हमने देखा कि यहां पर देखो जरूरत है क्योंकि ऊपर मोमेंट जा रही है, तो हमने यहां पर ऊपर में रेनफोर्समेंट दे रखा है ना। हमने बॉटम में देखा यहां जरूरत है तो हमने यहां बॉटम रेनफोर्समेंट दे रखा है, हमने यहां पर नहीं दिया है। तो इस तरह से रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाता है जरूरत के हिसाब से। अब थोड़ा रेनफोर्समेंट के प्रोविजन पे और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखो आप यहां पर देख सकते हो कि आपको प्रोवाइड करना कैसे है बेसिकली। तो यहां पर आपको बता दिया गया है कि ये जो आप बार यहां से चला रहे हो, है ना, मान लीजिए आप यहां से बार चला रहे हो, तो यहां आकर ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस आप देख लीजिएगा कि भाई सेंटर जो आपका ये कॉलम का सेंटर है ना, कॉलम के सेंटर से, ध्यान से देखिए, कॉलम के सेंटर से 0.15 इंटू सेंटर टू सेंटर स्पान, यानी L1, हम यहां पर L1 कहेंगे, तो 0.15 L1 का आपका ये स्पान होना चाहिए, यानी ये कॉलम के सेंटर से 0.15 L1 डिस्टेंस तक आपको जाना है। उस पॉइंट पर आपको उस पॉइंट से आके यहां ऊपर इसको अप बेंट कर देना है, ऊपर आपको क्रैंक कर देना है इस बार को। यहां हम कह सकते हैं कि भाई उसको शुरुआत ऊपर से करना है और यहां पर आके उसको आपको बेंड करना है और फिर आपको कंटिन्यू बॉटम में कर देना है ना। उसी तरह से अब इधर की अगर बात करें तो आपको यहां क्या कहा गया है कि देखो ये जो सेंटर है, कॉलम का जो सेंटर है, इस सेंटर से लेके आपको ये 0.25 L1 डिस्टेंस तक आपको जाना है और उसके बाद आपको यहां ऊपर बेंड करना है इसको। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको यहां से? ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए चीजें। अब आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि सर ये डेटा आपने लाया कहां से, ये नंबर सारे 0.25 L1 और 0.15 L1, इसको कौन डिसाइड करता है? तो देखो इसके लिए ना हमारे पास कुछ आईएस कोड्स होते हैं, हमारे पास कुछ इसके स्टैंडर्ड होते हैं। मैं आपको एक आईएस कोड इसी तरह का बताता हूं, एक स्टैंडर्ड बताता हूं। आपने SP34 का नाम सुना होगा, है ना। आप अगर एक साइट सुपरवाइजर लेवल के बंदे हो, आपके पास इंजीनियरिंग का इतना ज्यादा, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने कर रखा है, या फिर छोटे मोटे आप बिगनर हो अभी फिलहाल, तो आपके पास अगर इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है तो ध्यान दीजिएगा कि SP34 करके एक कोड आता है जो हमारे लिए डिटेलिंग के लिए हमें अक्सर काम आता है ना, SP34। तो इस कोड के अंदर आप अगर जाओगे तो आपको यहां पर देखो, इस कोड में मैं बताता हूं आपको कि भाई ये जो रेनफोर्समेंट का सेक्शन होता है, डिटेल्स होती है, वो हमें कैसी दे रखी है। देखो ये आपके सामने है ना, ये आपके सामने है। इस पिक्चर में देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर दो सेक्शन दे रखे हैं, है ना। एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ये वाला सेक्शन ए है जिसके अंदर बताया गया कि अगर आप बेंटअप बार इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये डिटेल इस्तेमाल करनी है, और अगर आप स्ट्रेट बार यानी आप कर्टेलमेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये सेक्शन इस्तेमाल करना है। अब आप कहोगे सर ये बेंटअप बार तो ठीक थे, ये कर्टेलमेंट या स्ट्रेट बार का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो कर्टेलमेंट का या स्ट्रेट बार का मतलब ये है कि आप यहां पर बेंटअप नहीं दे रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, बार को कट कर रहे हो, यहां से ला रहे हो, इसको यहां कट कर दिया, अलग टुकड़ा कर दिया पूरा, है ना, और यहां से कंटिन्यू करके दूसरा नया टुकड़ा चला रहे हो पूरा। तो आप कट करके बार को इस्तेमाल कर रहे हो, आप बेंटअप नहीं कर रहे हो, तो इसको हम कर्टेलमेंट की भी कहते हैं, है ना। इसको स्ट्रेट बार भी यहां पर कहा गया है। तो ये, और कई लोग जो है ये भी इस्तेमाल कर रहे हो, कई लोग ये भी इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों ही सही है अपने अंदर, है ना। जो भी आपको कन्वीनियंट रहता है आपके कंडीशन के मुताबिक तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको दोनों ही यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप यहां पर पहले ऑप्शन में देख सकते हैं, हमारे पास ये पहला ऑप्शन इस्तेमाल कर रखा है हमारे ड्राइंग के अंदर। तो आप यहां पर देखिए, ये कॉलम का सेंटर है और हमारे पास ये बेंटअप कहां से करना है हमें, तो 0.15 L1 ये स्टैंडर्ड में दे रखा है कि आपको ये इस्तेमाल करना। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको ऑलरेडी यहां पर दिया है, आप अगर इसको पहले से पढ़ोगे, देखो ये आप देख रहे हो, ये सेक्शन 9 आपको दिया है, फ्लोर स्लैब्स। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो, आप अगर थोड़े से जिज्ञासु हो,
तो आप पूरा इसको पढ़िएगा पहले से लेकर आखिर तक। इसके अंदर जितने भी क्लॉजेस हैं सारे आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको पढ़ने के बहुत मजा आएगा और आपको बहुत सारी जानकारी इससे हासिल होगी, ये जरूर है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा, पढ़ सकते हो डिटेल सारी उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो हम यहां पर दोबारा सेक्शन पे आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो यहां कि भाई 0.15 L1 यहां से हमें पता चला है कि यहां से लेना चाहिए। उसी तरह से अगर मिडिल स्पान है तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये सेंटर से लेकर यहां तक आपको जाना है, उसके बाद आपको यहां से बेंट अप करना है। तो ये 0.25 L1 यहां से हमें डेटा मिला है, यहां से हमें वैल्यू मिली है ना। उसी की तरह आप अगर मैं आपको हमारी उस ड्राइंग के अंदर दोबारा ले जाऊं, है ना, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये 0.1 L1 आपको दिया, मतलब कि भाई ये कॉलम का फेस, अब सेंटर नहीं है, ठीक है, सेंटर नहीं है ना, ये कॉलम के फेस से है अगेन। तो कॉलम के फेस से 0.1 L1 डिस्टेंस तक आपको जाना है, उसके बाद आपको इसको हॉरिजॉन्टल करना है। यानी आपको ये जो इसका एंड, ये पोजीशन है और ये पोर्शन है, ये शुरू करना है आपको बॉटम से 0.15 L1 से, और आपको ये पोर्शन खत्म करना है 0.1 L1 तक, और फिर उसके बाद बार को आपको हॉरिजॉन्टल कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से आपको ये इसकी डिटेलिंग करनी है। अब आपको किस तरह ये 0.L1 भी दे रखा है क्या वहां पर उस IS कोड के अंदर? तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल दे रखा है। और आपको यहां बता रखा है एक चीज कि ये जो डिस्टेंस है आपका, ये 0.L1 से कम नहीं होना चाहिए, 0.1 L1 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम आपको 0.1 L1 तो प्रोवाइड करना ही करना है, उससे कम आप नहीं कर सकते, और उससे ज्यादा करो तो ठीक है कर सकते हो आप, 0.15 L1 भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको उससे 0.1 L1 से कम तो बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको ये कोड बता रहा है, SP34 आपको बता रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां पर इस तरह से, इस फिगर से या इस कोड से, इस स्टैंडर्ड बुक से हमारे पास ये डेटा, ये वैल्यू आ रही है। आप इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर रख सकते हो, या फिर आप गूगल से SP34 को डाउनलोड करके उसका हार्ड कॉपी निकालकर अपने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास जो ड्राइंग आई है उसकी जो डिटेल्स है थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, आपको उसमें बराबर प्रॉपर्ली दिया नहीं गया है कि कैसे प्लेस करना है, तो आप इस स्टैंडर्ड कोड का आप SP34 का इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल, ये हमारा बहुत ही सही कोड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको ये इस तरह से वैल्यू दे रखी है। अगेन यहां पर देखो, अब हमारे पास उस ड्राइंग के अंदर अगेन हम चलते हैं दोबारा, और यहां पर आपको बताया गया है कि भाई ये तो हमने बॉटम में देख लिया कि भाई बॉटम बार आप चला रहे हो, बेंटअप बार, तो यहां पे आपको बॉटम में कितना चलाना है, ऊपर कहां से लेना है और कहां तक लेना है, ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद अब आप यहां पर देख रहे होगे कि यहां पर एक ऊपर टॉप में जो है इस तरह से एक रेनफोर्समेंट आपको दिख रहा है ना, दोनों तरफ से। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये कंटिन्यूएशन है, जो यहां पर बार चलते आ रहे हैं बेंटअप करके। हमने ये बार देखो, ध्यान से देखो, ये बार हमने यहां पे आया, इसको बेंटअप किया, और क्योंकि ये मिड स्पान पर है तो इसको कंटिन्यू करना है हमें यहां तक, है ना, और ये हमने ऊपर बेंटअप किया तो इसको कंटिन्यू करना है यहां तक। तो इस तरह से ये कंटिन्यूएशन उसके होने चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, है ना। तो अब ये कंटिन्यूएशन कितने होने चाहिए, इसके लिए भी यहां पर आपको बताया गया है कि भाई ये जो आपका सेंटर है या कॉलम का फेस है, सॉरी, ये जो आपका सपोर्ट या कॉलम का फेस है, इस फेस से लेकर, ये आप देख रहे हो, इस फेस से लेकर 0.3 L1 0.3 L1 तक आपको इसको आगे एक्सटेंड करना है। यानी जो पिछले वाला, ये जो आप बार करवा रहे हो बेंटअप, इसको कंटिन्यू करना है आपको दूसरे स्लैब के अंदर इस कॉलम के सपोर्ट फेस से 0.3 L1 डिस्टेंस तक। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा होगा इसको, और आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने देखा कि 0.L1 आपको यहां तक एक्सटेंड करना है। सिमिलरली इस तरफ भी ऐसे ही करना है। आपने अगर इस बार को यहां पर ऊपर लिया है तो उसको आगे कंटिन्यू करना है, ये डिस्टेंस यहां तक तो आपको कंटिन्यू करके लाना है। यानी अपने इसको बेंटअप किया, यहां तक ले आए, है ना, कॉलम के फेस तक ले आए, अब आगे इसको आपको 0.3 L1 तक कंटिन्यू कर देना है। बस सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर इसकी डिटेलिंग करेंगे, रेनफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली इसमें जो आप बेंटअप करते हो, या यहां से जो आप बेंटअप को कंटिन्यू कर रहे हो आगे, ये कितना करना है, तो आपको ये भी दे रखा है कि 0.15 L1, यानी ये आपने यहां से ये जो बार है इसको यहां पर लाया, इसको बेंटअप किया और इसको कंटिन्यू किया। तो कंटिन्यू कहां से कर रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल, इसको 0.15 से इस कॉलम के फेस तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको समझ में आ गया, और सिमिलरली इसके लिए भी होगा। तो इस तरह से ये स्लैब की डिटेलिंग आपको दे रखी होती है, और ये चीजें आपको इस तरह से समझनी होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं, वो आपको समझ में आई होगी। अगर वाकई में आपको समझ में आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमारी इसमें बहुत मदद हो जाती है। तो आप एक प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि भाई कैसे आपको स्लैब की डिटेलिंग करनी है, और मैंने इसका सोर्स आपको बता दिया है।
इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इसका सोर्स, कि ये कहां से डिस्टेंस आ रहे हैं सारे, ये डिस्टेंस काफी लोग कंफ्यूज होते हैं ना। अभी हमने 0.3L1 की बात भी की, देखो ये, तो ये सोर्स आपको पता होना चाहिए, ये सोर्स आपको बता दिया। अब थोड़ा कर्टेलमेंट के ऊपर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा आपको मैं बता देता हूं यहां पर ओवरव्यू, क्योंकि यहां पर फिगर दे रखी है, इसकी सेक्शन दे रखी है। तो देखो कर्टेलमेंट में कुछ नहीं करना, हमने बताया हमें कि भाई टॉप में यहां बार देना है, तो हमने एक बार कट करना है अलग से, है ना। ये तो फेस से 0.L1 तक बाहर निकालना है, बाकी अंदर डेवलपमेंट लेंथ दे देना है हमें उसका, है ना। सिमिलरली यहां पर भी उसी तरह से ऊपर से टॉप बार पूरा अलग से निकाल दो, मतलब सिमिलर, बस करना कुछ नहीं ज्यादा। ये जो हम क्रैंक इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, इसको कट करना है, ये पोर्शन खत्म करना है, और वहां से हमें अलग अलग टुकड़ों में उस बार को प्रोवाइड करना है। सिंपल चीज है ना। कई मरतबा क्या होता है कि हमारे पास ज्यादा डायमीटर के बार्स होते हैं, तो उसको मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो वर्कर्स होते हैं साइड के ऊपर, वो इजीली उसको मोड़ नहीं पाते और देर लगती है उसके अंदर। तो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो, या सुपरवाइजर जो होते हैं, वो ज्यादा देर ना लगे उस काम के अंदर, है ना, ज्यादा टाइम वो ना ले, इसके लिए उसको कटिंग करवा देते पहले से, कटिंग करके फिर उसको ये कर देते। तो ये कर्टेनमेंट का कॉन्सेप्ट इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, ये गलत नहीं है, आप भी कर सकते हो इसको, है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, और इसके लिए भी इसकी डिटेल यहाँ पर आपको दे रखी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा डिटेल सारी, ठीक है। चलिए, तो अब हम दोबारा हमारे ड्राइंग पे चलते हैं, और यहाँ हमने इसकी सेक्शन की डिटेल तो सारी अच्छी तरह से देख ली, समझ ली है। इसके अलावा इस पूरी ड्राइंग के अंदर और ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो आपको कॉम्प्लिकेट लग रही हो या आपको समझ में नहीं आया इजीली, ऐसी कोई इसमें चीज नहीं है। हमने अब थोड़ा सा एक रेनफोर्समेंट का मैं आपको डिटेल बताता हूं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का रेनफोर्समेंट कैसे दिया जाना चाहिए, वो भी आपको SP34 के अंदर दे रखा है आपके सामने। अभी मैं आपको बताता हूं, देखिए आप अभी फिलहाल SP34 के पेज नंबर 122 पर हो, मैंने उसको हॉरिजॉन्टल कर रखा है, ठीक है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है। तो 122 पेज नंबर पर आप हो यहां पर, और इसमें आप देख सकते हो ये प्लान है। अब इसकी आप ये देखो, इसका फिगर नंबर 9.1 है, और टिपिकल डिटेल्स ऑफ स्लैब स्पानिंग इन वन डायरेक्शन, यानी वन वे स्लैब, ठीक है, वन वे स्लैब है ये। उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा अब तक कि वन वे स्लैब का लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान जो रेशियो होता है वो कितना होना चाहिए, या कितना हो तो वन वे होता है, और लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो कितना हो तो वो टू वे होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक उसका जवाब दे दिया होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर ये वन वे स्लैब आपका है, तो वन वे स्लैब के अंदर जो रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, तो उसका जो शॉर्टर डायरेक्शन है ना, ये आप देख रहे हो, जो शॉर्टर डायरेक्शन उसका देख रहे हो आप, शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर आपको बेंट अप बार प्रोवाइड करने हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। कई लोग सोचते हैं कि जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट या बेंट अप बार्स होते हैं वन वे के अंदर, वो हमें लॉन्गर स्पान के पैरेलल करने हैं या शॉर्टर स्पान के। तो क्लियर कर लीजिएगा, शॉर्टर स्पान के पैरेलल में आपको जो है वन वे स्लैब के अंदर बेंट अप बार्स प्रोवाइड करने हैं, और जो लॉन्गर स्पान है वहां पर आपको स्ट्रेट बार प्रोवाइड करने हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। वो आपको स्ट्रेट बार देने हैं, वो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार से, इसलिए उसका आपको बेंट अप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वन वे स्लैब की डिटेल यहां पर आपको बहुत अच्छी तरह दे रखी है। देखो ऊपर यहां पर आपको इसी का सेक्शन दिखा रखा है, बीबी, यानी इसको यहां से कट किया गया, देखो यहां से इन्होंने क्या किया, इसको कट किया, और ये बीबी का सेक्शन आपको दिखा रहा है। बीबी के सेक्शन के अंदर आपको बताया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और ये आपके मेन बार है ना, मेन बार से आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये बार प्रोवाइड करने हैं। उसी तरह से आपको ये सेक्शन यहां से ए कट करके दिखा दिया गया है कि भाई सेक्शन ए के अंदर ये आपका देखो एक सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, और आपको यहां पर जो है ये बेंट अप बार इस तरह से देने हैं, है ना, ये बेंट अप बार यहां से इस तरह से देना है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर बता रखी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, है ना, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और अभी हमने ये देखो डिस्टेंस देखा कि भाई कॉलम के फेस से, ये जो डॉटेड लाइन है ना कॉलम की है, तो ये कॉलम के फेस से आपको 0.1L आपको आगे ले जाना है, इसको आगे बेंट अप करना है, बेंट अप से ले जाना है, ठीक है। तो ये आपको डिस्टेंस समझ में आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दे रखे हैं कि देखो नोट 1 क्या है, यहाँ पर देखो नोट 1 ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी मेन बार्स के लिए आपको नोट 1 है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए आपको नोट 2 है। मेन बार के लिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पर कि भाई मेन बार के लिए आपका जो डायमीटर होगा वो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है, SP34 की रिकमेंडेशन है कि 8 mm डायमीटर से कम आप मेन बार स्लैब के अंदर यूज नहीं कर सकते, वन वे स्लैब के अंदर। और उसमें 10 mm फॉर प्लेन बार, यानी डिफॉर्म बार जो हमारे होते हैं ना HYSD बार्स, वो 8 mm से कम नहीं, और जो प्लेन बार्स होते हैं वो 10 mm से कम नहीं, और स्पेसिंग आपकी 3D या 450 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मेन बार के लिए कहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए क्या कहा है आपको कि डायमीटर इनका 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम आपको 6 mm डायमीटर रखना ही रखना है। और इसकी जो स्पेसिंग होगी डिस्ट्रीब्यूशन बार की वो 5x D या फिर 450 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कुछ दो डिटेल्स यहां पर आपको बता रखी थी, ये वन वे स्लैब के रेनफोर्समेंट की डिटेल थी, है ना, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे टू वे स्लैब के बारे में, तो उसके बारे में आपको बता रखा है। तो टू वे स्लैब के अंदर क्योंकि चारों साइड पर जो लोड ट्रांसफर होता है, मैकेनिज्म होता है उसका, तो यहां पर दोनों
जो आपके डायरेक्शन है यानी एक्स और वाई, लॉन्गर और शॉर्टर, है ना, दोनों ही तरफ आपको बेंट अप प्रोवाइड करना है। इसमें हम अगर कहें तो दोनों तरफ मेन रेनफोर्समेंट होते हैं, इसके अंदर स्ट्रेट बार नहीं होते, इसके अंदर दोनों तरफ मेन रेनफोर्समेंट होते हैं, चाहे अपर कह लो या लोअर कह लो, दोनों ही हम मेन रेनफोर्समेंट कह सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि भाई इस दिशा में भी आपको बेंट अप दिख रहे हैं और ऑल्टरनेट बेंट अप दिखेगी, है ना, आपको ऑल्टरनेट बेंट अप ही प्रोवाइड करने पड़ते हैं आपको, और इस दिशा के अंदर भी ऑल्टरनेट बेंट अप बार दिखाई दे रहे होंगे। और ये डिस्टेंस आपको पता है कैसे लेना है, हमने अभी थोड़ी देर पहले उसकी बात की, उस पर चर्चा की हमने, तो मुझे लगता है कि वो आपको क्लियर होगा, है ना। तो ये कुछ आपकी टू वे स्लैब की रिइंफोर्समेंट की डिटेल थी। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको अब कोई कंफ्यूजन होगा इसके अंदर कि वन वे स्लैब में रिइंफोर्समेंट कैसे देना है, टू वे स्लैब के अंदर रिइंफोर्समेंट कैसे देना है। अगर हम हमारे ड्राइंग को समझे जरा और भी थोड़ा इसमें, ठीक है, तो देखो ये वन वे स्लैब है हमारा, S1 वाला वन वे स्लैब है, इसकी थिकनेस 5 mm की देनी है। इसमें जो शॉर्टर स्पान है यानी ये बेंट अप करना है आपको, 10 mm के डायमीटर की बार जो आपको दे रखे है 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के ऊपर, ये बेंट अप करने हैं आपको, ऑल्टरनेट बेंट अप देने। और जो लॉन्गर स्पान होगा ये 8 mm ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, वन वे स्लैब के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बार देने आपको, ये स्ट्रेट देना आपको, ये स्ट्रेट देने, इसका जो स्पेसिंग होगा वो 7 इंच सेंटर टू सेंटर दिया जाएगा, है ना। उसी तरह से हमारा जो S2 था ये हमारा टू वे स्लैब था, तो टू वे स्लैब के अंदर हमने क्या देखा कि भाई ये 10 mm के बार आपको 6 इंच सेंटर टू सेंटर पे देने, लेकिन ये मेन बार हो गए और बेंटअप भी इसको करना होगा आपको। वहीं पर लॉन्गर स्पान में भी मेन बार होते हैं, तो ये भी आपको बेंटअप करना होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए कि कौन से बेंटअप करना है, कौन से नहीं करना है, कहां पर करना है, कहां नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पता चल गया होगा, क्लियर हो चुका होगा कि बेंटअप कहां करना है, कौन से स्लैब में करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी कि भाई हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का रूफ स्लैब था उसका प्लान था, उसका सेक्शन था और उसकी रिइंफोर्समेंट डिटेल थी। उसी की तरह हम अगर दूसरे स्लैब की देखिए बात करें तो फर्स्ट फ्लोर का रूफ स्लैब प्लान है। अब यहां पर भी वही चीजें हैं, बस प्लान में थोड़ा सा बदलाव होगा, है ना। प्लान के अंदर चेंजेस है कि भाई स्लैब अलग अलग जगह पर होंगे, अलग अलग तरह के होंगे, यहाँ पर कि भाई टू वे ही है ना, ये भी टू वे है, ये टू वे है, इस तरह से ये कुछ ये वन वे है। तो इस तरह से यहाँ पर स्लैब अलग होगी, उसके स्पान अलग होंगे, उसके डायरेक्शन अलग होंगे, उसके डायमेंशन अलग होंगे, लेकिन वो ड्राइंग के अंदर जो डिटेल्स है उसका जो मतलब है वो वही होगा जो हमें अभी कुछ देर पहले ग्राउंड फ्लोर के रूफ स्लैब के लिए समझा था। मतलब वही होगा पूरा डिटेल भी। आप देखो यहाँ पर कॉलम बता रखे हैं, बीम बता रखे हैं और स्लैब बता रखे हैं, तीनों आपको यहाँ पर एक साथ बता रखे हैं, है ना। तो ये आपको समझना जरूरी था। उसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन डिटेल थी या स्लैब डिटेल थी वो भी हमें यहाँ पता चल गई है कि भाई स्लैब अगर S1 है यानी वन वे स्लैब है तो कैसे रेनफोर्समेंट देना है, टू वे स्लैब है तो कैसे रेनफोर्समेंट देना है, उसका अगर सेक्शन है तो उसको कैसे समझना है, कैसे रीड करना है। अब मुझे लग रहा है कि आप तो रीड कर पा रहे होगे इसको, ठीक है। आपके सामने अगर मैं ये ड्राइंग रख दूं तो आप इसको आसानी से रीड कर पा रहे होगे कि भाई इसका S1 क्या है, कहां है ना। अब S1 कहां है, S1 S2 कहां है, ये तो मुझे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है इस प्लान के अंदर कि भाई ये है S2, है ना, ये भी S2, ये भी S2, ये वाला S2, ये वाला, यानी जिसका लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान का रेशियो उस तरह का है जो टू वे के लिए होता है। मैं बता नहीं रहा हूं आपको अभी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। मैंने सवाल पूछा था ये कि कितने मतलब कौन सा रेशियो होता है वो जो डिफरेंशिएट करता है लॉन्गर मतलब टू वे और वन वे को। तो आपसे उम्मीद कर रहा हूं मैं काफी कि आप इसका जवाब मुझे जरूर दोगे कमेंट के अंदर, है ना। चलिए, तो हमने देखा कि इस तरह से कुछ ये हमें प्लान के अंदर दे रखी चीजें होती हैं। हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा स्लैब कहाँ पर है, कौन से बीम पर है, कौन से स्लैब कॉलम पर है, और उसी के हिसाब से हमारी उसकी कास्टिंग करवानी होती है साइट के ऊपर। तो ये साइट सुपरवाइजर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज होता है जो उसको समझना जरूरी है, खासकर अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर हो, फ्रेशर साइट सुपरवाइजर हो या फ्रेशर एप्लीकेंट हो, सिविल इंजीनियर्स के एस्पिरेंट हो आप, तो आपके पास ये नॉलेज होना, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम जब मॉड्यूल 2 के अंदर जाएंगे तो इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, इसका जो एग्जीक्यूशन होता है साइट के ऊपर, वो भी बड़ी अच्छी तरह से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे उसको हम लाइव होते हुए कि कैसे वहां पर जो स्लैब होता है उसका शटरिंग या फोमवर्क लगाया जाता है ना, सेंटरिंग उसका कैसे लगाया जाता है, उसकी जो रेनफोर्समेंट है वो कैसे वहां पर बिछाए जाते हैं, उसका कवरिंग कैसे लगाया जाता है, उसके अंदर वो कंक्रीट को कैसे पुअर किया जाता है और उसमें कैसे उसकी जो क्योरिंग होती है वो कैसे की जाती है, उसके कौन कौन से डिफरेंट मेथड, ये हम बहुत सारी चीजें आने वाले मॉड्यूल 2 के अंदर समझने वाले हैं। तो अल्टीमेटली ये सीरीज आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी प्रैक्टिकल पॉइंट को लेकर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर, इसलिए आप इस सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। इससे पहले जो हमारे 8 एपिसोड हमने अपलोड किए थे उन सभी एपिसोड को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि पहले से अब तक की क्या कहानी रही है, क्या क्या बातें हमने सीखी है, और आगे हम आपको प्रॉपरली लाइनअप होती रहेगी फिर, ठीक है। चलिए, तो अभी बस इसके अंदर और कुछ नई चीज नहीं है। देखो ये अगेन वही स्लैब की डिटेल है, सेक्शन भी वैसी तरह का है
और ये हमारा मम्टी स्लैब था जो टॉप में ऊपर आता है, हेडरूम के ऊपर है ना, लिफ्ट के ऊपर, तो वो है S2 टाइप का है, यानी 2 वे टाइप का है ये। उसके अंदर आपको 5 इंच दे रखा है और ये रेनफोर्समेंट डिटेल है, ये 2 वे है। तो ये आपको कॉमन सी डिटेल्स है सारी, है ना, कॉमन सी डिटेल्स आपको यहां पर दे रखी है। तो बस यही डिटेल्स हमने अभी इसके अंदर समझ ली, देख ली, सीख ली। उम्मीद है आपको ये स्लैब की पूरी जानकारी यहां पर मिल चुकी होगी, और खास करके जो रेफरेंस मैंने आपको बताया था SP34 का, वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा, उससे भी आपको कॉन्फिडेंस आया होगा वैल्यूज को लेकर, डिस्टेंसेस को लेकर और उसके प्रोविजंस को लेकर। ठीक है, अब आने वाले एपिसोड के अंदर हम इसी तरह से और भी बाकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर जो डिटेल्स और जो पोर्शंस होते हैं उसकी बात करेंगे, जैसे कि स्टेयरकेस हो गया, है ना, या फिर और भी चीजें होती हैं, वाटर टैंक वगैरह, उसकी हम एक एक करके आने वाले वीडियो के अंदर, ये एपिसोड के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप हमारी इस सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। आपको अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय, टेक केयर।